बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, प्रोग्राम माय वॉइस में डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको खुशामदीद और वेरी गुड नाइट। चूँकि यहाँ पर लंदन में इस वक़्त नाइट है और प्रोफ़ेसर एजाज़ प्राचा साहब से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी भी एक प्रोग्राम जो है ना एक रिकॉर्ड कर लें। तो रात के वक़्त चूँकि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसलिए लाइटिंग का इंतज़ाम शायद इतना ना हो अच्छा हो जितना कि दिन को होता है। एनीवे प्रोफ़ेसर एजाज़ प्राचा साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, असल में अर्ली ऑन जब हमने बात की थी, जो कुछ रिकॉर्ड बनाया इमरान खान की हुकूमत ने, एक ही दिन में इतने जो है ना उन्होंने कवानीन पास किए या उनमें तरामीम की, तो वो तो रिकॉर्ड अपनी जगह है। उस जो रिकॉर्ड है उसको अब अनफोल्ड करने का आस्ता-आस्ता जो है सिलसिला चलेगा। लेकिन एक ज़रूरी जो है ना, वैसे तो तकरीबन बहुत से जो कवानीन ऐसे थे जो कंट्रोवर्शियल थे और उनकी जो देखिए रिpercussions भी बड़ी सीरियस किस्म की थी। उनमें से एक जो है ना कानून जो है वो रिगार्डिंग स्टेट जो बैंक है। तो इस पर बात करना मेरे ख़्याल में ज़रूरी था, तो मैंने जाज़ प्राचा साहब से दरख़्वास्त की है कि रात के वक़्त थोड़ी-सी तैयारी कर लें और इस पर कोई तैयारी से मतलब ये है कि रेडी हो जाएँ, तो उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला। लंदन में यहाँ पर काफ़ी इस वक़्त लेट हैं हम। तो जाज़ प्राचा साहब, आप स्टेट बैंक के बारे में जो पास हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और गुड इवनिंग आपके नाज़रीन को भी और आपको भी। अच्छा, डॉक्टर साहब असल में बात क्या है कि जो उस दिन पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में बिल वगैरह पास हुए, कवानीन वगैरह बने, तो यकीन से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से हुल्लड़बाज़ी में बाकी कवानीन पास हुए, तो खदशा है कि और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि आज 27 पास हुई, फिर अगले दिन 36 हो गए, ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो मुमकिन है किसी ये अनाउंस कर दे कि हमने स्टेट बैंक का बिल भी पास कर दिया उसमें। असल में डॉक्टर साहब वो बिल बहुत खौफनाक किस्म का बिल है। नहीं, नहीं, देखिए ना, 1 मिनट, 1 मईशत मिनट, नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट। ये नहीं, आप यकीन से नहीं कह सकते कि पास हुआ। देखिए, एक बात ये नोट करें यहाँ पर, कुछ बिल इमरान खान पास करना चाहते थे, कुछ बिल जो है ना एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि पास हों, ठीक है? ये क्लियर बात है ना? और इसलिए ऐसे उनको दोनों में के ऐसे एक कॉम्प्रोमाइज़ थी और हमें लगता है कि वो बिल जो है ना ये अगर इस अल्ले-गुल्ले में स्टेट बैंक वाला पास नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। तो ये पास हो गया है, इसको आप ये यकीन जानें कि पास हो गया है, ठीक है? तो आप उसके पेश नज़र आप बात करें। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अगर ये पास हुए तो बहुत खौफनाक अलामत है, बहुत ज़्यादा खौफनाक साइन है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी अवाम के लिए कि उनके ऊपर महँगाई का एक तूफ़ान आने वाला है, बहुत शदीद किस्म का। बल्कि महँगाई के तूफ़ान से भी ज़्यादा कोई बढ़ के किस्म की चीज़ आने वाली है। लेकिन डॉक्टर साहब इस सिलसिले में मैं आपको बताऊँ कि इस हुकूमत ने मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से पहले जितनी तबाही आई हुई है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये चीज़ तो कुछ और ही नई किस्म की चीज़ तबाही लेकर आएगी। मसलन उसमें देखें डॉक्टर साहब, जनवरी 2018 में जो पीएमएल ने सूद का रेट चल रहा था वो था 6% और इस हुकूमत ने आते ही उसको 12.25% कर दिया, डबल से भी बढ़ा दिया स्टेट बैंक ने इस मौजूदा हुकूमत की। क्योंकि स्टेट बैंक डॉक्टर साहब असल में ऐसा होता है कि स्टेट बैंक सूद की शरह मुकर्रर करता है और वो जो है तो दूसरे बैंकों को देता है और फिर बैंक आगे गवर्नमेंट बारो करती है या स्टेट बैंक से भी बारो करती है या दूसरे बैंकों से। तो वो इंटरेस्ट एंड ऑफ द डे अवाम को पे करना पड़ता है प्रोजेक्ट्स और उसके लिए। अब ये जो बिल पास हुआ है इसमें खास तौर पे स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी मतलब जिसको क्या कहना चाहिए कि आज़ादी दी गई है। आज़ादी ऐसी आज़ादी होगी कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी आज़ाद होगा नहीं, नहीं, 1 मिनट। और एक ख़ास मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ी-सी लोगों के लिए वज़ाहत हो जाए ना, ये दूसरे लफ्ज़ों में स्टेट बैंक को आज़ाद कर दिया गया है। अगर ये बिल पास हो गया है तो यकीनन स्टेट बैंक को नहीं, आज़ाद कर दिया नहीं, गया है। 1 मिनट, स्टेप बाय स्टेप। पाकिस्तान आज़ाद है या नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक को आज़ाद कर दिया गया है और इसके अलावा हाँ, बस अच्छा, फिर इसमें ऐसे ही कुछ समझ लें। उसमें बात ये भी आती है ना कि इसका सुना ना कि इसको .org बना दिया गया है। इसकी क्या रिpercussions है? इसकी क्या इफ़ादियत क्या है? खैर उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा है कि इसको इसको स्टेट बैंक तो कोई ऐसा किसी मुल्क के जैसा नहीं है कि इसको आज़ादी मिले,
लेकिन दरअसल जो स्टेट बैंक का गवर्नर है उसको जो इख्तियारात दिए गए हैं वो मैं आपको बताऊं तो आपको हैरत होगी। स्टेट और उससे पहले स्टेट बैंक के गवर्नर की थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताऊं कि स्टेट बैंक का गवर्नर कौन है। स्टेट बैंक का गवर्नर जो है तो रजा बाकिर गालिबन उनका नाम है। काफी हिस्ट्री है उनकी जो तो, है तो काफी हिस्ट्री है हैं? उनकी माशाल्लाह। मिस्र में भी और की जगहों पर भी उन्होंने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। डॉक्टर साहब वो जो है तो वो आईएमएफ के नुमाइंदा है। आईएमएफ का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसके वो मेंबर है ऑफिशियली। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं उनके इख्तियारात जो उनको दिए गए हैं और जो होने वाला है उसके पस मंजर में आप ये कह सकते हैं कि जो एक तरह से पाकिस्तान पे एक फाइनेंशियल वायसराय लगा दिया गया है। आपको मैं थोड़ी देर में बताने लगा हूँ कि उनके इख्तियारात जो होंगे और जो वो करने लगे हैं। एक मिनट, इन आप इख्तियारात पर बात कर रहे हो, फाइनेंशियल ऑफिसर लगाया गया है या फाइनेंशियल वाइसरॉय लगाया गया है? मैंने आपको कहा कि एक तरह से गोया फाइनेंशियल वायसराय लगा दिया गया हो, बस जैसे ठीक। जैसे था ना लॉर्ड माउंटबेटन पाकिस्तान का जो आखिरी वायसराय था सब कॉन्टिनेंट का। बाकर साहब जो है ना वो उस ओहदे पर आ गए हैं। ठीक है। और जैसे बल्कि इसको ज्यादा बेहतर ऐसा आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक हिटमैन, जैसे वो इमरान एक टर्म यूज करता था जब वो अपोजिशन में था तो उसने खुद ही गोया एक इकोनॉमिक हिटमैन का वो कर दिया है मुल्क में। आप सोचें डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये है कि वो एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट होगा। उसको पार्लियामेंट नहीं पूछ सकेगी, उसको नैब नहीं पूछ सकेगी, उसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं पूछ सकेगा कि आपने क्या किया और क्यों किया। यानी दूसरे लफ्जों में, और वो इनिशियली 5 साल के लिए होगा। क्या नहीं, दूसरे लफ्जों में वो किसी को पाकिस्तान में किसी को जवाबदेही नहीं है। किसी को जवाबदेह नहीं है। ठीक है। ना अगर अच्छा नहीं, क्यों? मुझे एक मिनट लोगों की वजाहत कीजिए, ये बड़े टेक्निकल पॉइंट्स हैं यहाँ पर। यानी पाकिस्तान में वो किसी को जवाबदेही नहीं है, किसी इदारे को जवाबदेही नहीं है, किसी गवर्नमेंट इदारे को को भी जवाबदेही नहीं है, जवाबदेह लेकिन नहीं होगा। इंटरनेशनली किसी को जवाबदेह है वो। इंटरनेशनली तो जाहिर बात है कि अगर वो आईएमएफ का नुमाइंदा है तो वहां पे जो मामला चल रहे होंगे वो तो अपनी जगह होंगे। लेकिन जो जो जवाबदेही की बात है वो मैं आपको बताऊं कि वो उसका उसका काम क्या होगा। सबसे पहले वो अपने टारगेट खुद सेट करेगा। हुकूमत उसको सेट करके नहीं देगी कि आपने क्या करना क्या नहीं करना। अपनी प्रोग्रेस को वो खुद ऑब्जर्व करेगा, खुद देखेगा, कोई उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा। दो बातें हो गई। अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स खुद लिखेगा, खुद प्रोग्रेस, खुद ही मतलब मॉनिटर प्रोग्रेस को खुद खुद ही देखेगा, मॉनिटर करेगा, खुद मैनेज करेगा। खुद ही मॉनिटर जब करेगा, खुद ही रिपोर्ट्स लिखेगा है, खुद ही जो अच्छा, गोल्स भी मैंने वो खुद ही मुकर्रर करेगा। उससे बढ़ के बात यह है कि अपनी मुलाजमत की शराइत वो खुद तय करेगा अच्छा कि अच्छा किन शराइत पे किन तनख्वाहों पे आना है। अच्छा फिर वो जो डिप्टी गवर्नर्स लगाएगा वो भी अपनी मर्जी के खुद वो लगाएगा। अच्छा ठीक। दूसरी बात यह है कि न सिर्फ गवर्नर को बल्कि स्टेट बैंक के किसी भी अमले के फर्द को कोई भी नहीं पूछ सकेगा गवर्नर की मर्जी के बगैर। अगर किसी ने कोई बात करनी हो तो वो गवर्नर की परमिशन से करेगा। और दूसरी बात यह है कि गवर्नर जो है तो अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेगा। इसके अलावा आप सोचें कि सदर पाकिस्तान भी उसको नहीं हटा सकता 5 साल के लिए जब वो लग जाएगा तो। और उसका एक कायदा उन्होंने रखा है कि वो कोर्ट्स के जरिए होगा और ऐसे होगा जो भी होगा। डिटेल में हम नहीं जाते इस वक्त। अच्छा, अब ये सूरत हाल देखें डॉक्टर साहब, और ये तो इख्तियारात उसकी हो गए। मौजूदा सूरत हाल जो पाकिस्तान में चल रही है, इस वक्त पाकिस्तान का कर्जा, कुल कर्जा पाकिस्तान के ऊपर 122 बिलियन डॉलर का है। तो अगर इसमें 1 रुपए का उतार चढ़ाव भी, दूसरे लफ्जों में 100 अरब रुपए का पाकिस्तान को टांका लगा सकता है। 1 अरब 1 रुपए का ऊपर नीचे डॉलर की प्राइस में, अगर सिर्फ डॉलर की बात करूं, 1 रुपए का भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव 100 अरब से ज्यादा का पाकिस्तान को नुकसान दे सकता है। और खास तौर पे कि मौजूदा हालात में कि जब डॉलर 176 का मतलब बैंक रेट है और मार्केट में तो वो 190 का भी दस्तयाब नहीं है ब्लैक पे। तो इस सूरत हाल में आप अंदाजा लगाएं कि ये कितनी खतरनाक है। आप सोचें इस हुकूमत ने क्या किया। अभी बगैर किसी वजह के एक मसनूई बहरान पैदा किया गया डॉलर का, थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले, और डॉलर की प्राइस को 164 तक बढ़ा दिया गया। जब 164 पे बढ़ा दिया गया, ये इसके कोई खास मकासद थी। तो बाहर से
मिलियंस और कुछ बिलियन डॉलर आए बाहर से, प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सेक्टर से। और 3-4 दिन बाद वो प्राइस वापस 153 पे गिराई गई। जब गिर गई तो उन्होंने मार्केट में डॉलर फेंका, 164 रुपए के हिसाब से बेच दिया, पाकिस्तानी 164 के हिसाब से कलेक्ट कर दिया। उसी पैसों में से 153 के हिसाब से खरीद लिया वापस, जब प्राइस गिर गई, चढ़ गई वापस रुपए की। तो आप सोचिए कि न सिर्फ उन्होंने 9 रुपए का मार्जिन लिया बिलियंस डॉलर में, बल्कि इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट रखा था 13%, वो भी वो ले लिया। तो इसका तो ये मतलब कौन लोग थे जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर आए और ले गए? तो मुल्क तो उधर का उधर ही खड़ा रह गया। और जबकि इसका बल्कि ये मतलब हुआ इसका कि मुल्क मतलब को, यह है, इसका मतलब यह है कि कुछ लोग मिलियनेयर बन गए हैं इस डॉलर की प्राइस को ऊपर नीचे करने से, मिलियनेयर बन गए। लेकिन ये भी सुना है कि कुछ डॉलर अफगानिस्तान में भी भेजे गए हैं। डॉक्टर तो साहब उसका तो, उसकी तरफ मुसलमान तो भाई हैं, हम नहीं जाते, हम मुसलमान पाकिस्तान भाई, पे सूरत रखते हैं, मुसलमान फोकस भाई करते हैं हैं स्टेट बैंक की जनाब, बात करें तो। ये मुसलमान भाई हैं, उनको भी जरूरत थी जैसे, ये उधर भी कुछ भेजे गए। हम स्टेट बैंक की केस को रख के पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ठीक तो है। डॉक्टर साहब इसमें इस चंद दिन में, यानी एक हफ्ते के पीरियड में, पाकिस्तान को 1500 अरब रुपए का नुकसान दिया गया। 1500 अरब रुपए का नुकसान दिया गया, हम्म। ये सिर्फ एक हफ्ते की बात है। और अब आप देखिए कि कैसे पैसा रुपया, और जब जब ये मसनूई बुरान पैदा किया गया, प्राइस चढ़ाई गई, या दूसरे लफ्जों में रुपए की डिवेल्यूशन की गई, तो इससे और वापस लाया गया इसको, लेकिन वो एक जेन्युइन बुरान में कन्वर्ट हो गया। तो अब 176 पे चल रही है, क्योंकि जब इतनी बड़ी फ्री मार्केट इकोनॉमी हो तो उसमें तो चीजें इख्तियारात में नहीं रहती, कंट्रोल में नहीं रहती। तो अब जेन्युइनली भी कितना पाकिस्तान को डैमेज हो रहा है। तो अब आप सोचें, अच्छा दिलचस्प बात बताऊं कि जो मैंने आपको इन गवर्नर साहब की या स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की बात की, आजादी की, तो आप सोचें कि इस वक्त जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो थाईलैंड और मलेशिया के सेंट्रल बैंक से ज्यादा आजाद है इस वक्त, जबकि वो बिल जो इसको मजीद इख्तियार देगा वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए मौजूदा सूरत हाल में। और ये इख्तियार मिलने के बाद पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक जापान और कोरिया के सेंट्रल बैंक से भी ज्यादा आजाद हो जाएगा। अब अगर जापान और कोरिया जितना तरक्की याफ्ता मुल्क होता पाकिस्तान, तो हम सोच सकते थे कि शायद इसका कुछ बेनिफिशरी पाकिस्तान हो, इसका मिले बेनिफिट। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें मौजूदा सूरत हाल में आप सोचें कि आपने रुपए की कदर गिराई, तो आपने क्या किया? या इंटरेस्ट रेट अब बैंक ने बढ़ा दिया, स्टेट बैंक ने, तो उससे क्या नुकसान हुआ? इंटरेस्ट रेट जब बढ़ा, पाकिस्तान स्टेट बैंक ने बढ़ाया, उसका इम्पैक्ट यह हुआ कि बैंकों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। इन्वेस्टर जो है, जो 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 फैक्ट्रियों के मालिक हैं, उन्होंने अव्वल तो लोन लेना, बोरिंग कम कर दी। अगर बोरिंग करते भी हैं तो वो जाहिर बात है कि अपनी प्रोडक्ट की प्राइस पे डालेगा, कॉस्ट वहां पे डालेगा, और वो इवेंचुअली आवाम तक नुकसान पहुंचेगा, महंगाई बढ़ेगी। और एक बात हो गई। दूसरी बात यह हुई कि जो डॉलर की जो जो डिवेल्यूएशन से इंपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट महंगी पड़ रही है पाकिस्तान को। जो पहले जो चीज $100 में आती थी वो 150 में अब आ रही है। पाकिस्तान तो जिसको ये कहते हैं ना डॉक्टर साहब, ट्रेड डेफिसिट, असल में मुश्किल लफ्ज ही इस्तेमाल करने चाहिए, हम सिंपल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ट्रेड डेफिसिट का मतलब एक किस्म का कारोबारी खसारा। अब सोचे, एक दुकानदार अगर कोई चीज 100 रुपए की लेके आता है, वो उसको 120 या 130 की बेचेगा, तब तो उसका सिस्टम ठीक चलेगा, उसका घर का गुजारा भी होगा और उसके ऊपर कर्जा का बोझ भी नहीं पड़ेगा इस तरह से। लेकिन अगर वो 100 की लेके आता है और 50 की बेचता है, तो जाहिर बात है कि वो तो कर्जे के नीचे दबता चला जाएगा। तो ये इसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं कि आपकी 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 आमदन में से आपके अखराजात निकाल दिए जाए, तो आपके पास क्या बचता है? तो पाकिस्तान इस वक्त ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट में जा रहा है। उससे इजाफा हो रहा है, और मसलसल इजाफा हो रहा है। लेकिन एक बात ये बताएं कि ये जो आप सूरत हाल बता रहे हैं, आपने ये भी कहा कि तूफान आने वाला है। तो वैसे तो इमरान खान का नारा भी ये था कि सुनामी आएगा। सुनामी तो मतलब होता है कि समुद्री तूफान, तबाही बर्बादी लाने वाला। तो ये समझते हैं कि एक सादी जो है ना सुनामी आने वाली है, जिसमें काफ़ी खराबियां पैदा होंगी। तो हुकूमत पाकिस्तान जो है उसके जो क्या वो अपने एक सादी जो एजेंडा होगा वो हुकूमत पाकिस्तान सेट कर सकेगी? क्या वो पूरे कर सकेगी?
कोई भी गवर्नमेंट हो, इन व्यू ऑफ दिस करंट सिचुएशन एंड करंट चेंजेस? देखिए डॉक्टर साहब, जब रुपए की प्राइस गिरती है तो कुदरती महंगाई पैदा होती है। महंगाई के बहुत से तरीके होते हैं, डिवेल्यूएशन से भी, और इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बुनियादी तौर पे अफरात ज़र को कहते हैं, रुपया जब ज्यादा हो जाए। आप फर्ज करें ऐसा है कि एक मुल्क में 100 रुपया है और 100 ही लोग हैं और 100 ही रोटियां हैं, तो एवरेज आप बराबर तकसीम कर दें तो 1 रुपए की 1 रोटी पड़ी। अब अगर गवर्नमेंट रुपए छाप के 200 कर दे और वो 100 रुपए किसी और के पास हो, तो मार्केट में रुपए 200 हो गए और रोटी जो प्रोडक्शन है वो वही है और लोग भी वही है, तो वो प्राइस डबल हो गई क्योंकि पैसा डबल आपने प्रिंट कर दिया। तो ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिससे महंगाई बढ़ती है। आप सोचें अभी 120 रुपए का पैकेज जो इसने अनाउंस, बिलियन रुपए का पैकेज अनाउंस किया इमरान ने, वो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो नहीं है। तो जाहिर बात है या तो नोट प्रिंट होंगे या टैक्स लगेगा, आवाम की जेब से निकलेगा। और असल में मुझे लगता यह है डॉक्टर साहब कि जो गवर्नर साहब को लगाया गया ये IMF की शराइत के ऊपर है, और IMF की शराइत के इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं और उनसे अपने कर्जे वापस लिए। और दिलचस्प बात बताऊं, दिलचस्प बात यह है डॉक्टर साहब इसमें कि जो IMF अब लोन देगा उसका इस्तेमाल क्या होगा पाकिस्तान में? कर्जा उसका वापस, इस्तेमाल उस कर्जा किसी वापस कर। तरीके, उसका इस्तेमाल कोई और नहीं होगा सिवाय इसके कि कर्ज लेके कर्ज उतारना। IMF से कर्ज दिया जाएगा जो कि दरअसल डॉक्यूमेंट्री होगा। मुझे नहीं लगता कि वो डॉक्यूमेंट्री होगा, और वो आएगा और कर्ज न सिर्फ वापस किया जाएगा बल्कि कर्ज का सूद भी उतारा जाएगा। तो जो जहां से आएगा वहां ही चला जाएगा। अच्छा, और जो है ना उसका जो खसारा या उसका नुकसान है वो पाकिस्तान की अवाम को जो है ना देना पड़ेगा। अच्छा ये बताएं कि इस कदर जो नुकसानदेह पॉलिसी अगर ये पास हो गई है या ये बिल पास हो गया है, तो मुझे ये बताएं कि दोनों कहते हैं ना कि भाई इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पर नहीं थे और लड़ाई झगड़े वाला माहौल बना हुआ था। तो फिर सुना है कि कोई लंदन से साहब तशरीफ ले गए थे जिन्होंने राजीनामा कराया, इस बारे में कोई पता आपको कुछ या कहना चाहेंगे? डॉक्टर क्यों साहब, हुआ क्यों हुआ था कि इतने इतने खतरनाक बिल पास हो गए हैं जिसके कि मैसिव रिpercussions होंगे पाकिस्तान पर? डॉक्टर साहब, उस पर आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा IMF का बताऊं कि IMF के जो 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 कर्ज का चक्कर है कि देखिए IMF अब कर्ज देगा तो वो पिछले कर्ज की मद में चला जाएगा और पिछले इंटरेस्ट उससे पे हो जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान के पास क्या बचा? कुछ नहीं। और अब जो नया कर्ज लिया उसके ऊपर सूद देना पड़ जाएगा। ये आप ऐसे समझे ना कि वो कहते हैं ना कि कुएं की मिट्टी कुएं पे, या कहते हैं कि एक औरत थी अपने कच्चे घर के कच्चे सहन में, वो कोई खोद रही थी। किसी ने पूछा क्या कर रही है, तो उसने कहा घर में सफाई की थी, जो कचरा बचा है उसको इस गड्ढे में दफन करूंगी और बंद करूंगी। तो उसने, पूछने वाले ने पूछा कि ये बताएं कि इस गड्ढे की मिट्टी कहाँ जाएगी? थोड़ी देर तक वो सोच में पड़ गई, फिर बोली कि उसके लिए एक और गड्ढा खोदूंगी। हाँ बस ठीक है। तो बात यह है कि ये IMF का लोन उसी किस्म का गड्ढा है जो गड्ढे पे गड्ढा खोदते जाएंगे और बगैर किसी वजह के सूद पे सूद चलता जाएगा। अब इंडिया IMF के चक्कर में नहीं पड़ा। इंडिया का बैंक पाकिस्तान से ज्यादा आजाद नहीं है। इंडिया के सेंट्रल बैंक पाकिस्तान के स्टेट बैंक के मुकाबले में कम है, उसको इतनी आजादी नहीं है। तो लेकिन उसके बावजूद वो IMF के नीचे नहीं गए। अब आते हैं आपकी दूसरी बात की तरफ। आपने क्या पूछा लंदन से किसी राह पे जाने का? हाँ, नहीं मैंने ये जी पूछा था कि दोनों ये एक पेज जो कहते थे जिस पर एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान, एक पेज था और सुना था लड़ाई झगड़ा भी हो गया, कुछ कह रहे थे कि वो पेज रद्दी की टुकड़ी में चला गया और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें पास भी हो गई हैं। उसमें शनीत यही है, सुना यही है कि लंदन से साहब कोई कोई तशरीफ ले गए थे और दोनों को बैठा कर कहा भाई ना लड़ो आपस में, तो ऐसी बात भी है। ये डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में एक साहब हैं रिजवान नाम से, ए? रजीनामा नाम से शायद हाँ। ब्लॉग करते हैं। तो उन्होंने बताया है, और उन्होंने बड़े डरते डरते बताया है, और नाम पता तो उन्होंने भी नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कहा है कि लंदन से कोई आए थे और उन्होंने इनका सुलह कराया है। उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने मिसाल ऐसी दी कि
हाशवानी ग्रुप जो पेल कॉन्टिनेंटल के मालिक हैं और लाखानी ग्रुप गालिबन, ये दोनों आगा खानी है। आगा खानी है तो इनके दरमियान हो जाता है कभी इनके दरमियान टसल आ गई, एक ही फिरके के लोग हैं लेकिन उनमें कुछ इख्तिलाफात पैदा हो गए। तो प्रिंस करीम आगा खान जो कि आगा खानी कबीले का या फिरके का रूहानी पेशवा है, तो उसने आके बीच में तस्फिया करवाया। ये रिजवान रजी ने बताया अपने वी ब्लॉग, मैंने देखा इसको। तो इसी तरह से कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने बात को जारी रखते हुए कहा कि जब यहाँ पे दो बड़ों में लड़ाई हुई तो लंदन से कोई आया और उसने सुलहनामा करवाया नहीं, इनका। बड़ी शख्सियत, उसने कहा कि बड़ी शख्सियत आई जिसने हाँ दोनों जी। को बिठाकर कहा भाई आपस में जो है ना सुलह सफाई कर लो, और ये लड़ाई आपको सूट नहीं करती और ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। तो वो कुछ तो ज़ाहिर लंदन में तो पाकिस्तान के खैर ख्वाह बकौल एस्टेब्लिशमेंट के कोई भी नहीं लगता, ना तो नवाज शरीफ लगता है और ना अल्ताफ हुसैन लगता है, क्योंकि दोनों ही मतलूब हैं। और पता नहीं कि तीसरी कौन सी शख्सियत हो सकती है कि जो पाकिस्तान जाए और जिसका इतना इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर कि वो उनसे अपनी बात मनवा सके और उसके एहतराम में ये लोग लेकिन सुलह भी कर लें। लेट्स मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब कि उसकी बात में ये रिजवान रजी की कि इस बात में कितनी सदाकत है कितनी नहीं है, लेकिन जो उसने कहा है वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, एक ब्लॉग है एक उसका। एक बात जरा गौर से सही, गौर से भाई, जो आदमी पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज के सरबराह को और पाकिस्तान की हुकूमत के सरबराह यानी कि इमरान खान को बिठाकर सुलह करा ले, तो उसकी कोई अपनी भी तो यार हैसियत होगी ना, उसकी अपनी भी ताकत होगी, इन्फ्लुएंस होगा, वो भी कोई बड़ी शख्सियत होगी, वरना वो कहेंगे जी, कहेंगे जी आप कौन है, ये बात नहीं है। अब उसके नाम भी कुछ आया था लेकिन उसने शरारतन का नाम लिया था। बहरहाल आप नहीं बताना चाहते, रहने दें, कोई बात नहीं है। लेकिन मतलब ये कहने का है कि अब सफ़ा कायम है या सुना है कि सफ़ा फिर वापस गायब हो गया है? अच्छा, सफ़े की डॉक्टर साहब जो आपने बड़ी दिलचस्प बात की, कितनी अजीब व गरीब बात है। सबसे पहले तो आप सोचें कि हमारे हमसाये में कितने सारे ममालिक हैं, दुनिया में कितने ममालिक हैं। इसमें जब कभी किसी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होती है या तबादले होते हैं एक फौज के मामलात में, तो आपने कभी कोई ऐसे 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 मतलब है कि बातें सुनी, ऐसी कोई बात लीक हुई कि उनके दरमियान क्या चल रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसा तो कभी नहीं सुनते। इस हद तक कि ये जिसको दुश्मन हम गर्दानते हैं इंडिया, कभी हमने सुना, हमें तो अभी आज तक उनके जनरल का नाम भी नहीं किसी को पता होगा कि कौन है कौन नहीं है। तो पाकिस्तान ही क्यों, फिर एक पेज, स्पेशली एक पेज, यानी वजीर आजम खुद इमरान ने कई बार उसके मुंह से खुद ये बात सुनी है कि एक पेज पे है। एक पेज का क्या मतलब, गोया एक पेज के बहुत से डायमेंशन, बहुत सी डायरेक्शन हो सकती है। मसलन ये भी हो सकता है कि वो गोया फौज किसी और मुल्क की है या पोजीशन किसी और मुल्क की है या किसी और मुल्क के लोग हैं जिनको वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं अपनी फौज से, या दूसरे लफ्जों में ये कह रहा है कि फौज मेरे साथ है, मेरी तमाम गलत फैसलों में और तमाम तर यानी बैड गवर्नेंस में और ये सब में। या एक और डायमेंशन ये हो सकती है कि फौज ही दरअसल मुझे लेकर आई है, वही मेरी मेरे पुष्ट पे खड़ी है और उसकी सपोर्ट मुझे हासिल है। तो किसी भी सूरत में ये एक पेज का दावा करना मुनासिब नहीं लगता कि एक अगर अगर एक बाकायदा इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर सिलेक्टेड हो तो भी कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे बेसिकली बात तो ये है ना जी, एक जो आदमी आपने आपको कहे जी मैं ऑक्सफोर्ड का तालीम याफ्ता हूँ, जमहूरी रवायात को मानता हूँ, मैं जमहूरी हमारी हुकूमत का सरबराह हूँ, उसके लिए तो ये शर्मनाक बात है कि कहे कि मैं आर्मी चीफ के साथ एक पेज पर हूँ, ये दूसरा उसमें मैं उसके मशवरे पर चलता हूँ या मशावरत से चलता हूँ, या वो हमें चला रही है, ये तो शर्मनाक बात है। लेकिन शर्म उनके लिए होता है जिनमें कुछ एहसास भी हो। लेकिन असल में बात बिल्कुल। दोबारा बात ये आती है, लास्ट इसको ख़त्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं। भई बात ये आती है कि अगर सफ़ा एक है, क्या ये तो नहीं कि यानी एक सफ़े के ऊपर से पढ़ रहा है, एक सफ़े की आखिरी लाइन में पढ़ रहा है, या ये है कि इंटरप्रिटेशन उनकी डिफरेंट हो रही है, या उनके जो हदफ हैं या गोल्स हैं वो डिफरेंट हो गए हैं? कोई ऐसी बात तो नहीं है? डॉक्टर साहब अगर सफा एक भी हो ना तो एक सफे की भी दो रुख होते हैं। जी? सफा अगर एक भी हो ना तो सफे के आपको पता है कि दो रुख होते हैं। हुँ। तो अगर
एक फरीक एक सफा एक साइड से पढ़ रहा हो, दूसरा दूसरे साइड से पढ़ रहा हो, ये भी तो मुमकिन है ना। वो जैसे कभी होता है ना कि 6 लिखा होता है तो एक बंदा उसको 9 पढ़ रहा होता है अपनी तरफ से और दूसरा उसको 6 पढ़ रहा होता है, हुँ। तो मसलहतन दोनों कंप्रोमाइज करके चलते हैं। भारत चलें बस लेट्स मैं इसी पर ख़त्म करते हैं कि वो हमेशा हम ये कहते हैं जब मसले हमारे हाथ में नहीं होती, हम उसको वज़ाहत नहीं कर सकते कि हल क्या है। हम कहते हैं कि ठीक है जी, अल्लाह रहम करे। ठीक है जी? हम ये कहते हैं कि लेट्स होप कि इन कॉमन सेंस प्रिवेल्स, लेट्स होप देयर बी पीस एंड स्टेबिलिटी नॉट ओनली इन पाकिस्तान, नॉट ओनली इन जम्मू कश्मीर बट आल्सो इन द एंटायर साउथ एशिया एंड लेट अस होप दैट कि जो गन कल्चर है और मारा-मारी है, झूठ है, फ्रॉड है, इंतहा पसंदी है, उसका खात्मा हो जाए एंड लेट्स होप कि पाकिस्तान लर्न्स टू बी अ गुड नेबर ऑफ अदर्स। और जो इन्हें बात होती है ना कि हर बात में एक्सट्रीमिज़्म या जो चीज़ें पसंदीदा हैं, जो चीज़ें जो अफरा-तफरी पैदा करती हैं, केओस, वायलेंस क्रिएट करती हैं, उनको एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा। आई लीव इट एट दैट अनलेस यू वांट टू से द लास्ट थिंग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बस मैं यही बात कहूँगा कि अभी जो माशी बहरान आने वाला है, अभी तो इंटरेस्ट रेट उन्होंने ऑलरेडी बढ़ा दिया है। ये जो मीटिंग हुई है कल की, जो 26 को सॉरी जो 26 को होनी थी फाइनेंशियल कमेटी की मीटिंग, वो उन्होंने 19 को कर दी, तो उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। दिसंबर में मजीद बढ़ने वाला है और जनवरी फरवरी में मजीद बढ़ेगा। तो अल्लाह पाकिस्तानी अवाम को हिम्मत हौसला दे इस महंगाई को और इस हुकूमत को बर्दाश्त करने का, जब तक ये मौजूद है। ये लोगों को तो आप कह रहे हैं कि वो सलाह दे, अल्लाह पता ये नहीं कहते कि अल्लाह पाक हुक्मरानों को भी हिदायत दे कि वो ऐसी पॉलिसी ना बनाएं जिससे गुर्बत में इजाफा हो रहा हो, लोगों के मसाइल में इजाफा हो रहा हो। वो सुना है कि अब तो गैस भी जो किस्तों में मिलेगी, कहते हैं कि दिन में 3 बार आया करेगी। तो प्रॉब्लम तो बढ़ रहे हैं ना। अगेन इसी पर ख़त्म करते हैं। नाजरीन, आपने प्रोग्राम सुना, इस वक्त थोड़ा सा ये टेक्निकल भी था और आपको कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बोरिंग भी हो, इसलिए कि इसमें वो मसाला नहीं था और इसमें हमने ज़्यादा बात की है कि क्या-क्या जो इकोनॉमिक्स है, ये लोगों का पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन एक बात है कि ज़्यादा हमने खुलकर बात नहीं की, लेकिन आई एग्री विद प्रोफेसर एजाज बराचा कि मैसिव इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोगों के आ रहे हैं। और तबाही बर्बादी पहले भी बहुत आ चुकी है, मज़ीद आने का ख़तरा है। आई होप कि अगेन कि अल्लाह पाक रहम करे हम सब पर। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल प्लीज़ डू सो और look after yourself and if there are any questions please do ask.